ना फर्स्ट वन पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल में ब्रेटॉन साइकिल या फिर गैस पावर साइकिल या फिर उसको जूल साइकिल भी बोलते हैं। जब हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कार्नोट साइकिल की। और कार्नोट साइकिल जो आपकी थी वो एक थ्योरेटिकल साइकिल थी, एक आइडियल कंडीशन में जो साइकिल हम लोगों ने डेवलप की थी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, जिसमें सारी प्रोसेस आपकी रिवर्सेबल होती थी, वो साइकिल आपकी कार्नोट साइकिल थी। कार्नोट साइकिल एक प्रैक्टिकल साइकिल नहीं थी। तो जब हम लोग बात करते हैं ब्रेटॉन साइकिल की, रैंकाइन साइकिल की या फिर आईसी इंजन में ऑटो साइकिल की, डीजल साइकिल की, डुअल साइकिल की, ये सारी साइकिल्स आपकी क्या है, प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल है। तो इसी तरह ब्रेटॉन साइकिल आपकी एक प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल है जिसमें आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर होगा। जो ब्रेटॉन साइकिल है वो प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल है जिसमें वर्किंग फ्लूइड आपका क्या होगा, एयर होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर जगह जब मैं ब्रेटॉन साइकिल को एनालाइज करूंगा तो वर्किंग फ्लूइड एयर लूंगा, और एयर आपकी क्या है, एक आइडियल गैस है। एयर आपकी आइडियल गैस है। इसका मतलब है कि ब्रेटॉन साइकिल की जब भी मैं स्टडी करूंगा तो आइडियल गैस के लिए जो भी एक्सप्रेशंस वैलिड हैं वो सारे यहाँ पर वैलिड होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्रेटॉन साइकिल को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल एंड सेकेंड वन इज द ओपन ब्रेटॉन साइकिल। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर डायग्राम, तो ये कुछ इस तरह से है। फर्स्ट वन क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल। क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल कुछ इस तरह से है। यहां पर कोई एक कंप्रेशर लगा होगा, यहां पर कोई एक कंबशन चैम्बर लगा होगा, यहां कोई टरबाइन होगा, और यहां कोई इंटरकूलर होगा। ये आपका यहां पर वर्क इनपुट होगा, यहां पर हीट इनपुट होगा, यहां पर हीट रिजेक्शन होगा, और यहां पर वर्क नेट मुझे मिलेगा। ये आपका कंप्रेशर है, ये आपका कंबशन चैम्बर है, ये आपका टरबाइन है, ये आपका इंटरकूलर है। और ये आपकी एक मैकेनिकल शाफ्ट है, या फिर ये आपकी एक शाफ्ट है। यहां से आपका फ्लूइड एंटर होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका 4 है। ये आपकी क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही फ्लूइड, आपका फ्लूइड मतलब वर्किंग फ्लूइड, यहाँ पर आपका एयर होता है, एयर आइडियल गैस है। जो 1 से 2 है वो कंप्रेशर में एयर कंप्रेस होती है। आपका 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है कंप्रेशर में। 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है कंबशन चैम्बर में। 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है टरबाइन में। और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है इंटरकूलर में। अब यहां पर एक शाफ्ट लगी हुई है टरबाइन और कंप्रेशर के बीच में। यह आपका टरबाइन है और ये आपका कंप्रेशर है। टरबाइन और कंप्रेशर के बीच में एक शाफ्ट लगी हुई है। ये शाफ्ट क्या करेगी, टरबाइन से कुछ पावर लेकर के उस पावर को कंप्रेशर में सप्लाई करेगी। मतलब कंप्रेशर को रन करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो टरबाइन से ही आएगी। इनिशियली जब ब्रेटॉन साइकिल स्टार्ट होती है, पावर प्लांट स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होता है, तो इनिशियली कंप्रेशर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता है, साइकिल चलने लग जाती है, उस स्टार्टर को ऑफ कर दिया जाता है। और देन कंप्रेशर को रन करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो शाफ्ट की मदद से टरबाइन से सप्लाई होती है। मतलब जब भी मैं W नेट लिखूंगा वो W नेट W टरबाइन
माइनस डब्ल्यू कंप्रेशर होगा। और ये चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेटॉन साइकिल में जो कंप्रेशर वर्क कंज्यूम करता है वो अबाउट 40 to 60% ऑफ द टरबाइन वर्क होता है। मतलब कंप्रेशर एक बहुत बड़े अमाउंट में वर्क को कंज्यूम कर लेता है। मतलब नेट वर्क जो होगा वो डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेशर होगा। अब बात ये आती है कि इसको मैं क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल क्यों बोल रहा हूं। यहां पर आपका एक इंटरकूलर लगा हुआ है जिसमें मैं हीट रिजेक्शन कर रहा हूं। जब भी ब्रेटॉन साइकिल में इंटरकूलर में एयर पास होगी और हीट रिजेक्ट करेगी वो आपका क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल होगा। लेकिन जब भी मैं ओपन ब्रेटॉन साइकिल की बात करूंगा वहां पर इंटरकूलर जैसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। एयर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट कर रही होगी। मतलब अगर मैं ओपन ब्रेटॉन साइकिल की बात करूं तो ये कुछ ऐसा होगा कि यहां पर कोई एक कंप्रेशर लगा हुआ है, यहां पर कोई कंबशन चैम्बर है, यहां कोई टरबाइन है और यहां पर इंटरकूलर नहीं होगा। यहां पर एयर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से आ रही होगी, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और यहां एयर एटमॉस्फेयर में जा रही होगी। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये आपका कंप्रेशर है जिसमें कुछ वर्क इनपुट होगा। ये आपका कंबशन चैम्बर है, जिसमें कुछ हीट इनपुट होगा, और ये आपका टरबाइन है जिसमें कुछ वर्क आउटपुट होगा। तो ये आपकी ओपन ब्रेटॉन साइकिल है जिसमें आपकी जो बाकी डिवाइसेस है, टरबाइन, कंबशन चैम्बर, कंप्रेशर, ये तीनों क्या है, सेम है। लेकिन बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर इंटरकूलर नहीं है। मतलब एयर जो कंप्रेशर में एंटर हो रही है 1 पॉइंट पे वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से आ रही है। एयर जो टरबाइन से एग्जिट हो रही है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हो रही है। और एयर जो हीट रिजेक्शन कर रही है वो एटमॉस्फेयर में ही कर रही है। बाकी सारी प्रोसेस आपकी सेम रहेंगी। जो प्रोसेस 1 से 2 है वो कंप्रेशर में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। जो प्रोसेस 2 से 3 है वो कंबशन चैम्बर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। जो प्रोसेस 3 से 4 है वो टरबाइन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही होगा। यहाँ भी एक शाफ्ट लगी होगी, यहाँ भी एक शाफ्ट लगी होगी, और ये शाफ्ट का काम भी सेम है कि वो टरबाइन से पावर लेकर के कंप्रेशर तक पावर को सप्लाई करेगी जो कंप्रेशर को रन कर रहा होगा। अगर मैं बात करूं क्लोज ब्रेटॉन साइकिल और ओपन ब्रेटॉन साइकिल की, तो क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाई थी, इंटरकूलर। वो डिवाइस ओपन ब्रेटॉन साइकिल में नहीं है। इसका मतलब है कि क्लोज ब्रेटॉन साइकिल की जो डिज़ाइन है वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होगी, जबकि ओपन ब्रेटॉन साइकिल की जो डिज़ाइन है वो कंपैरेटिवली इजी होगी। उसके बाद जो क्लोज ब्रेटॉन साइकिल है उसमें इंटरकूलर एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है कि जो क्लोज ब्रेटॉन साइकिल है वो कुछ हैवी वेट की होगी और जो ओपन ब्रेटॉन साइकिल है वो कुछ लाइट वेटेड होगी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ क्लोज ब्रेटॉन साइकिल एंड ओपन ब्रेटॉन साइकिल में। मेजर पार्ट यही है कि क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में एक इंटरकूलर लगा होगा और ओपन ब्रेटॉन साइकिल में वो इंटरकूलर नहीं होगा। डायरेक्टली एयर एटमॉस्फेयर में एयर हीट को रिजेक्ट कर रही होगी। नाउ सेम चीज इन क्लोज ब्रेटॉन साइकिल, इंटरकूलर इज यूज्ड फॉर द हीट रिजेक्शन, while in open Breton cycle heat is rejected directly to the atmosphere, hence there is no need of the intercooler for the open Breton cycle. अब मैं एक कंपैरिजन लिखने वाला हूं ओपन ब्रेटॉन साइकिल और क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में। तो अगर मैं बात करूं ओपन ब्रेटॉन साइकिल और क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में, तो सबसे पहला कंपैरिजन जो ओपन और ब्रेटॉन साइकिल में होगा, मैंने आपको बताया था कि क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में एक डिवाइस एक्स्ट्रा है, दैट इज इंटरकूलर, और ओपन ब्रेटॉन साइकिल में वो इंटरकूलर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ओपन ब्रेटॉन साइकिल की जो डिज़ाइन है
वो कंपैरेटिवली इजी होगी और जो क्लोज ब्रेटॉन साइकिल की डिज़ाइन है वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होगी। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है। जो सेकंड है, मैंने आपको बताया कि ओपन ब्रेटॉन साइकिल में इंटरकूलर नहीं है, इसका मतलब है कि ये लाइट वेटेड होगा, और जो क्लोज ब्रेटॉन साइकिल है उसमें इंटरकूलर है, इसका मतलब है कि ये हैवी वेट होगा। तो जो क्लोज ओपन ब्रेटॉन साइकिल है वो लाइट वेटेड है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह में। ये एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ होता है ड्यू टू द लाइट वेट। जो क्लोज ब्रेटॉन साइकिल है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सबमरीन बनानी है, सबमरीन तो वाटर के अंदर जाएगी, अगर सबमरीन वाटर के अंदर जाएगी और मान लेता हूं कि सबमरीन में मैंने ओपन ब्रेटॉन साइकिल वाला इंजन लगा दिया, तो वो ओपन ब्रेटॉन साइकिल क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर एंटर करता है और सबमरीन के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, वाटर होगा, तो वो वहाँ पर एयर सक ना करके वाटर सक कर लेगा। इसलिए जब भी सबमरीन की बात करते हैं तो हम लोग ओपन ब्रेटॉन साइकिल को यूज़ ना करके क्लोज ब्रेटॉन साइकिल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सबमरीन वाटर के अंदर होगी और वहाँ पर एटमॉस्फेयर एयर ना होकर के एटमॉस्फेयर में आपका वाटर होगा। तो सबमरीन के केस में हम लोग यूज़ करेंगे क्लोज ब्रेटॉन साइकिल को। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड डिफरेंस, चूंकि ओपन ब्रेटॉन साइकिल में जो एयर है, ओपन ब्रेटॉन साइकिल में जो एयर है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेते हैं और एटमॉस्फेयर में ही रिजेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट हो, और अगर एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर है तो जो ओपन ब्रेटॉन साइकिल है उसमें मॉइस्चर के वजह से चांसेस होंगे, जबकि क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में एयर एटमॉस्फेयर से नहीं आ रही है, हीट रिजेक्शन हम लोग इंटरकूलर में कर रहे हैं। मतलब क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में हम लोग जो एयर का मॉइस्चर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकता हूं तो डेफिनेटली जो मॉइस्चर से होने वाला कोरोजन है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो इसमें कोरोजन जो होगा क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में वो क्या होगा, निग्लेक्सिबल होगा। नाउ फोर्थ वन, ओपन ब्रेटॉन साइकिल में जो कोरोजन होता है उसके वजह से इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में कोरोजन निग्लेक्सिबल हो जाता है, इसलिए इफिशियंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। हम लोगों ने चार डिफरेंस पढ़े कि ओपन ब्रेटॉन साइकिल में डिज़ाइन इजी होगी, क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होगी। ओपन ब्रेटॉन साइकिल लाइट वेटेड होगा इसलिए एयरक्राफ्ट में यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रेटॉन साइकिल को हम लोग यूज़ करेंगे सबमरीन में। थर्ड वन की ओपन ब्रेटॉन साइकिल में एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से कोरोजन हो सकता है और क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में कोरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ वन, कोरोजन होने की वजह से ओपन ब्रेटॉन साइकिल की जो इफिशियंसी है वो निग्लेक्सिबल होगी, जबकि क्लोज ब्रेटॉन साइकिल में कोरोजन निग्लेक्सिबल होने की वजह से इफिशियंसी क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद ये हम लोगों ने लिखा था कि एक साफ्ट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द कंप्रेसर एंड टरबाइन टू सप्लाई द पावर। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था कि प्रैक्टिकली पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर इज द 40 to 60% ऑफ द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद इनिशियली कंप्रेसर इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्टार्टर एंड वंस इट इज स्टार्टेड देन द पावर इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द शाफ्ट फ्रॉम द टरबाइन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रेटॉन साइकिल हम लोगों ने लिखी उसमें प्रोसेसेस कौन कौन सी थी और उस प्रोसेस में हम लोग वर्क का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहले 1 से 2 आपकी प्रोसेस थी वो आपकी प्रोसेस थी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन कंप्रेशर। जो प्रोसेस 2 से 3 थी वो आपकी थी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन कंबशन चैम्बर। जो प्रोसेस 3 से 4 थी वो आपकी थी रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। जो प्रोसेस 4 से 1 थी वो आपकी थी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन इंटरकूलर या फिर इंटरकूलर और एटमॉस्फेयर। अगर ओपन ब्रेटॉन साइकिल है तो एटमॉस्फेयर होगा और क्लोज ब्रेटॉन साइकिल है तो इंटरकूलर होगा। ये आपकी बेसिक स्टडी थी, बेसिक इंट्रोडक्शन था ओपन ब्रेटॉन और क्लोज ब्रेटॉन साइकिल का और प्रोसेसेस का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ द ब्रेटॉन साइकिल। नाउ पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ ब्रेटॉन साइकिल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीवी डायग्राम की।
तो अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं तो सबसे पहले जो आपकी प्रोसेस थी वो आपकी प्रोसेस थी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक का स्लोप है पीवी डायग्राम में वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और कंप्रेशन है तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा और वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये आपकी जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। उसके बाद आपकी जो प्रोसेस 2 से 3 है वो आपकी थी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो आपकी प्रोसेस कुछ ऐसी होगी। उसके बाद आपकी प्रोसेस थी रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक का स्लोप पीवी डायग्राम में क्या होता था, निगेटिव होता था। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका पीवी डायग्राम हो जाएगा ब्रेटॉन साइकिल के लिए। ये आपका पॉइंट 4 होगा। और उसके बाद जो 4 से 1 वाली प्रोसेस है वो आपकी थी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो ये आपकी ब्रेटॉन साइकिल हो जाएगी, ब्रेटॉन साइकिल हो जाएगी, जिसमें आपकी 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस थी और 3 से 4 भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस थी। तो ये हो जाएगा पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन था और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन था। तो ये आपका पीवी डायग्राम हो जाएगा। अगर मैं टीएच डायग्राम की बात करूं अगर मैं टीएच डायग्राम की बात करूं तो जो आपकी पहली प्रोसेस थी वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, और कंप्रेशन है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा। आपकी प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी। और जो 2 से 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा, और हीट एडिशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। और जो कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप है टीएच डायग्राम में वो होता था आपका टी अपॉन सी पी। इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो पहली बात पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो स्लोप है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। उसके बाद जो प्रोसेस 3 से 4 है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता था। रिवर्सिबल एडियाबेटिक मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, और अगर एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा। और जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसी होगी। उसके बाद आपका जो प्रोसेस 4 से 1 था वो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन था। और कांस्टेंट प्रेशर अगेन आपका जो स्लोप है वो ये होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा स्लोप भी डिक्रीज होगा, और हीट रिजेक्शन है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आपकी जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसी होगी। ये भी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ये आपका कंप्रेशन था W इन, ये आपका एक्सपेंशन था W आउट, ये आपका हीट एडिशन था Q इन, और ये आपका हीट रिजेक्शन था Q आउट। ये आपका TH डायग्राम होगा। नाउ TH डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कई बार पूछी जाती है इंटरव्यू वगैरह में, कि जैसे मैं TH डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप देखता हूं तो वो स्लोप ये है, और जो स्लोप है वो टेम्परेचर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब डेल टी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा TH डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर की ये है 2 से 3 वाली, और एक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर की ये है 4 से 1 वाली। और टेम्परेचर अगर मैं देखूं तो जो 2 से 3 वाली प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर की,
उसका टेम्परेचर 4 से 1 वाली प्रोसेस के टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो 2 से 3 वाली प्रोसेस का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो स्लोप 4 से 1 वाली प्रोसेस है उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। और इस वजह से ये जो डायग्राम है, टी एच डायग्राम, इसमें ये जो 1 से 2 है इसके कंपैरिजन में ये जो 3 से 4 है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो टी एच डायग्राम है वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। टी एच डायग्राम डाइवर्जिंग होता है ब्रेटॉन साइकिल का। इट मीन्स कि जो प्रोसेस 2 से 3 और जो प्रोसेस 4 से 1 है वो दोनों पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग है। और स्लोप क्यों अलग है, क्योंकि स्लोप टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 वाले का ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसका स्लोप ज़्यादा होगा। और जो टेम्परेचर 4 से 1 वाला है उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है, इसका मतलब उसका स्लोप कंपेरेटिवली कम होगा। और जो डायग्राम है वो कुछ डाइवर्जिंग होगा। तो टी एच डायग्राम ब्रेटॉन साइकिल का कुछ डाइवर्जिंग होगा, इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपके दो डायग्राम हो गए, दो प्रॉपर्टी डायग्राम, पहला पीवी डायग्राम और दूसरा टी एच डायग्राम। पीवी डायग्राम में इंपॉर्टेंट केवल ये था कि जो यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक का जो स्लोप है डेल पी अपॉन डेल वी जो होता है एडियाबेटिक के लिए वो होता है माइनस गामा पी अपॉन वी, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक का स्लोप यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये मैंने सेम चीज़ लिखी है कि ब्रेटॉन साइकिल इन टी एच डायग्राम इज डाइवर्जिंग टाइप। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि रिवर्स जितनी भी प्रोसेस हैं, जितनी भी प्रोसेस मैंने पीवी डायग्राम और टी एच डायग्राम में मैंने डिस्कस की हैं, उन प्रोसेस में मैं वर्क या हीट की कैलकुलेशन कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोसेस 1 से 2 की। तो जो प्रोसेस 1 से 2 है वो आपकी क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और एक बात और कि ब्रेटॉन साइकिल में जितनी भी डिवाइसेस हैं, भले वो कंप्रेशर हो, कंबशन चैम्बर हो, टरबाइन हो, इंटरकूलर हो, जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी डिवाइस आपकी ओपन साइकिल है, सॉरी ओपन डिवाइसेस हैं, ओपन सिस्टम है। और अगर ओपन सिस्टम है तो मैं यहाँ पर स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो, एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ तो प्रोसेस 1 आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन थी, और प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 GZ1 प्लस डेल क्यू बाई डेल एम इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 GZ2 प्लस डेल W अपॉन डेल एम। ये आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थी। अब मैंने माना है कि जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, एंड एडियाबेटिक मीन्स नो हीट ट्रांसफर, तो ये डेल क्यू अपॉन डेल एम वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक एजम्पशन लेकर के चलूँगा कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैंने निगलेक्ट किया है, और अगर उसको मैं निगलेक्ट करूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर यहाँ से लिखूँ तो ये जो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एम है वो आपका हो जाएगा H1 माइनस H2। और यहाँ पर अगर मैं वर्क लिखूँ तो यहाँ पर 1 से 2 में कंप्रेशर था, तो कंप्रेशर का वर्क हो जाएगा H1 माइनस H2 इंटू एम डॉट। और कंप्रेशर चूंकि आपका क्या है, एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, और अगर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है तो उसका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। मतलब यहाँ से जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव वर्क आएगा। और अगर इसको मैं पॉजिटिव टर्म में लिखना चाहूँ तो जो W कंप्रेशर है वो हो जाएगा m डॉट H2 माइनस H1, और यहाँ से जो वर्क आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका W कंप्रेशर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर आपका जो वर्किंग फ्लूइड है ब्रेटॉन साइकिल में वो आपका एयर है, और एयर क्या है, एक आइडियल गैस है। और अगर एयर आइडियल गैस है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो DH है वो हो जाएगा mCp dt, और W कंप्रेशर हो जाएगा m डॉट Cp T2 माइनस T1। यहाँ पर जो मैंने DH को mCp dt लिख दिया है, H2 माइनस H1 को m डॉट Cp T2 माइनस T1 लिख दिया है, उसकी कंडीशन क्या होती है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
कि जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है DH इज इक्वल टू mCp/dt, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो और कोई भी गैस हो। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और कोई भी गैस है तो मैं DH इज इक्वल टू mCp/dt लगा सकता हूं, या फिर दूसरी कंडीशन होती है आइडियल गैस हो एंड एनी प्रोसेस हो। दूसरी कंडीशन होती है कि यहां पर आइडियल गैस हो और कोई भी प्रोसेस हो तो DH को mCp/dt में लिख सकता हूं। तो यहां पर अपनी कौन सी कंडीशन वैलिड है? यहां पर अपनी जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर है, और एयर क्या है? आइडियल गैस है। और अगर यहां पर आइडियल गैस है तो DH को mCp/dt में लिख सकता हूं हर जगह, किसी भी प्रोसेस में। तो यहां पर मैंने क्या किया, 1 से 2 के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाया। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए del Q 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट किया। फाइनली ये एक्सप्रेशन आया, ये वर्क निगेटिव आता, पॉजिटिव ये लिखा और DH को mCp/dt लिख दिया। नाउ हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 2 से 3 की। और जो प्रोसेस 2 से 3 है वो आपकी क्या थी? प्रोसेस 2 से 3 था हीट एडिशन इन कंबशन चैम्बर। मतलब यहाँ पर जो बात चल रही है वो आपकी कंबशन चैम्बर की चलेगी। और जो आपका कंबशन चैम्बर है वो भी एक ओपन सिस्टम है, तो वहां पर भी मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकता हूं। और अगर इसके लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊं तो ये हो जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 Z1 प्लस del Q अपॉन del M इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस del W अपॉन del M। तो जो आपका कंबशन चैम्बर है उसको मैं मान करके चल रहा हूँ कि वहाँ भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म क्या है? निगलेक्टेड है। और अगर वो निगलेक्टेड है